नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स की आज की इस कक्षा में हम लोग 25 से 31 जनवरी को देखेंगे और जनवरी महीना हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। जल्दी फरवरी महीने की तीनों क्लासें भी आपको मिल जाएंगी। वीकली करंट अफेयर्स मेरे द्वारा शुरू किया गया एक अच्छा प्रयास है जिसमें हम पूरे हफ्ते भर की घटनाओं का एक मिश्रण देखते हैं। मुश्किल से 35-40 बड़ी घटनाएं होती हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इनको एक पेज में नोट कर लिया कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं क्लास के दौरान ही कि ये चीज पेपर में पूछी जाएगी, ये महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आपका बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हफ्ते भर में एक सवा घंटे से करंट अफेयर्स के इतने शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है ना। और साप्ताहिक चालीसा इस कक्षा का नाम आपको पता ही है, इसलिए कि चालीसा की तरह बार बार घोटना है और 40 सवाल हैं। तो शुरुआत करते हैं 25 से 31 जनवरी तक की पहली घटनाओं की। पहली घटना जो इसमें हुई है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, आप सभी को पता है ना। 26 जनवरी से पूर्व संध्या। तो पद्म पुरस्कार को हमारा फॉर्मेट ये है कि पहले हम घटना देखते हैं, घटना के बाद जिन लोगों को नहीं पता है सवाल देखते हैं उससे रिलेटेड और फिर दूसरी घटना पे चले जाते हैं ना। घटना देखते हैं, सवाल देखते हैं और दूसरी घटना में चले जाते हैं। चलिए, तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है जो कला, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, चिकित्सा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिवर्ष व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोगों को दिए जा सकते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और सबसे बड़ा पद्म श्री, चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अब देखो, इन तीनों में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा बड़ा। अब पद्म विभूषण को दूसरा क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, नीचे लिखा गया है भारत रत्न है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब जिसका जितना बड़ा नाम पद्म विभूषण वो उतना बड़ा, पद्म भूषण उससे छोटा, पद्म श्री सबसे कम। तो इन पद्म वाली श्रेणियों में अगर कभी एक अच्छा सवाल बन सकता है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई। इसमें 5 पद्म विभूषण, तो जो बड़े प्राइज हैं वो कम दिए जाएंगे, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। तो याद रखना 13, 113 और 5, कभी कभी काउंटिंग भी इनकी पेपर में पूछी जाती है। पद्म विभूषण जिनको मिला है 5 लोगों में कौन है? धर्मेंद्र जी हैं, ये कला क्षेत्र से हैं। केटी थॉमस है, ये पब्लिक अफेयर से कनेक्टेड है। एन राजम है, ये कला से संबंधित है। पी नारायण है, ये शिक्षा से संबंधित है। और वीएस अच्युतानंद है, ये पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है। तो इनके क्षेत्र और ये व्यक्ति आपसे मैचिंग में भी मिलाने को पूछे तो धर्मेंद्र जी का तो आपको याद रहेगा कला। केटी थॉमस और बीएस अच्युतानंद, तो देखो दोनों के नाम में आगे 2-2 अक्षर है, केटी, के और टी, थॉमस, ऐसे ही वीएस अच्युतानंद। तो ये दोनों पब्लिक अफेयर्स से हैं। उसके बाद एन राजम, तो एन ना, सारे गामा पाधा ना, तो ना से याद रखना ना राजम, तो ये कला से संबंधित है और कला में भी संगीत विद्या से संबंधित है। पी नारायण जो है शिक्षा साहित्य से संबंधित है, तो नारायण मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, इसे ध्यान रखना, शिक्षा साहित्य से संबंधित है। 5 लोगों का नाम याद रखोगे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 विदेशी महिलाएं शामिल हैं, विदेशी एनआरआई और ये सब श्रेणी के 6 लोग हैं और 16 मरणोपरांत हैं। ये बड़ा शानदार डेटा है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन है। पद्म विभूषण इस श्रेणी में 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र सिंह मरणोपरांत कला से, कला में सिनेमा, महाराष्ट्र के हैं। वीएस अच्युतानंद मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले, पूर्व मुख्यमंत्री केरल, तो आपको यह भी याद रखना है, अच्युतानंद पूर्व मुख्यमंत्री केरल। केटी थॉमस सार्वजनिक मामले, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, केरल के हैं। सुश्री एन राजम कला, प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो आपको ये जरूर एक अच्छा सवाल इनसे मैचिंग का बन सकता है। और ये सुश्री एन राजम इसलिए भी फेमस है, मतलब सवाल आपसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश की हैं। श्री पी नारायण साहित्य और शिक्षा से हैं, दिग्गज पत्रकार हैं केरल के। तो ये साउथ को फोकस करते हुए 2-3 पुरस्कार भी दिए गए हैं। पद्म भूषण इस श्रेणी में 13 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। कुछ प्रमुख देखनी है, सारी 13 तो नहीं देख पाएंगे। तो अलका याग्निक है, कला की है, महाराष्ट्र आपको पता है, सिंगर है। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले उत्तराखंड से हैं। केआर पलानी स्वामी चिकित्सा से हैं, तमिलनाडु से हैं। तो इनमें से खतरनाक सवाल बनेगा तो क्या बनेगा, इनके ऑक्यूपेशन मैच करने को आपको देगा कि पद्म भूषण जिसको मिला है ऑक्यूपेशन मैच कीजिए। तो जब करंट अफेयर्स का वार्षिकी पढ़ रहे होंगे परीक्षा से पहले, तब इसको एक बार जरूर ध्यान कर जाइएगा। सारे लिखने का कोई मतलब नहीं है, 113 नहीं, जो फेमस
फ्रेशर्स लोग हैं उनको हम थोड़ा उसी समय ध्यान रख लेंगे ताकि हम परीक्षा में जाके उबल आए। खेल से रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है, रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला है, हरमनप्रीत कौर को मिला है, सविता पूनिया और प्रवीण कुमार को मिला है, कला से आर माधवन, प्रसेनजीत और इन सबको पुरस्कार मिले हैं। तो इनकी विधा आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोग जो हैं उनके एरिया जरूर याद रखना क्योंकि सवाल बनने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह है तो ऑब्वियस है डॉक्टर लगा हुआ है तो चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे। फिर श्री अनिल कुमार रस्तोगी हैं, ये कला के क्षेत्र में है। अनिल मतलब एक अनुपम प्रकार की कला है इनके पास, ऐसे ध्यान रख लेना। अशोक सिंह कौन है? अशोक कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के हैं। तो हम जब पढ़ते थे तो मुझे तो ऐसे ध्यान रह जाएगा कि हमारे क्लास में एक टीचर थे अशोक जी, तो वो विज्ञान वाले थे, विज्ञान के सर थे, तो अशोक ऐसे याद रखना। बुद्धि रश्मि मणि क्या है? पुरातत्व, तो पुरातत्व में क्या निकल रही है? मणियां निकल रही है, ऐसे याद रख लेना उत्तर प्रदेश के। श्री चिरंजी लाल यादव, तो चिरंजीवी भी, चिरंजीवी साउथ के एक्टर है ना, कला से संबंधित है तो कला। केवल कृष्ण ठकराल ये चिकित्सा के हैं। तो ये कुछ नाम उत्तर प्रदेश के हैं, ये आपको ध्यान रहने ही चाहिए। खबर पीआईबी पे छपी है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। 2 सवाल हमने इससे बनाए हैं। पद्म पुरस्कार 26 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे ही नहीं कहे अंडरलाइन करो, आगे बढ़ो। 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची, 5 पद्म विभूषण, संख्या जरूर याद रखना, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, बिल्कुल ठीक है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है जो कला, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि ना तो 1 ना 2, क्योंकि दोनों हमारे पास सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पद्म पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सही हैं? धर्मेंद्र सिंह जी को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। पुरस्कार भी जरूर याद रखना, ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की सुश्री एन राजम, प्रसिद्ध वायलिन वादक को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। तो इनको क्या मिला है? इनको पद्म भूषण नहीं मिला है, 5 आदमियों को पद्म विभूषण जो मिला है उसमें है ये, तो ये कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ये गलत। क्रिकेटर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को खेल के लिए पद्मश्री मिला है, ये भी सही है। 1 और 3 सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण घटना है अगली, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, यहां से भी सवाल बनने की पूरी संभावना रहेगी। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार नए नए कई कार्यक्रम ला रही है, जिनमें एक जिला एक व्यंजन भी महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश को व्यंजनों को मिलेगी पहचान, हम सब चीजें अलग अलग करेंगे। 24 जनवरी को क्या होता है? उत्तर प्रदेश दिवस होता है। उस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन सी, ओडीओसी का शुभारंभ किया है ना। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आपसे ये जरूर पूछेगा कि इस पहल का शुभारंभ किसने किया, और वहां अमित शाह की जगह पीएम, सीएम, राष्ट्रपति इन सबको लिख देगा तो आपको ध्यान देना चाहिए, मास्टर बता रहा है तो पीवाईक्यू एनालिसिस करके बता रहा है, इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में किया, जिसका उद्देश्य सभी 75 जिलों के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजनों की पहचान करना। आप भी कमेंट में लिख सकते हैं आप किस जिले से हैं और आपके यहां क्या ज्यादा फेमस है, उन्हें ब्रांड के रूप में स्थापित करना, उनका प्रचार करना है। राज्य के प्रमुख एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के कार्यक्रम के अनुरूप है। जो एक जिला एक उत्पाद है, वैसे ही एक जिला एक व्यंजन हम बना रहे हैं। उद्देश्य आगरा का पेठा है ना, मथुरा के पेड़ा, लखनऊ की मलाई मक्खन, मलैया जिसको बोलते हैं लखनवी भाषा में, और कानपुर के समोसे जैसे राज्य के व्यंजनों को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना है, ताकि पर्यटन के लिए कोई व्यक्ति आए तो वो फिर यहाँ के टेस्ट भी चखे, यहाँ के व्यंजनों को भी चखे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? 24 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, याद रखना अमित शाह जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन का पहल का शुभारंभ किया, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन की पहचान करके उसे संरक्षित करना और बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव साउंडिंग है, बिल्कुल सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगली महत्वपूर्ण घटना, लंबी दूरी की एंटी, अब देखो पिछले वाले में अमित शाह जरूर याद रखना है ना, तो जहां से जो फैक्ट बताऊं शॉर्ट नोट बना लिया करो। जैसे मान लो पिछली, अब मैं हर घटना तो बताऊंगा नहीं, पिछली का अगर आपको शॉर्ट नोट बनाना है तो आप लिखोगे यूपी में ओडीओसी, उसके बाद लिखोगे 24 जनवरी अमित शाह जी ने लॉन्च किया, बस सभी 75 जिलों में, सभी 75 जिलों के व्यंजनों को बढ़ावा देना, खत्म, इसके सिवा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलो फिर हम आगे आ जाते हैं, लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM इसका नाम है। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पहली बार लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। यह मिसाइल भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दी है आपकी हाइपरसोनिक, ठीक है। ये गति के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ऐसे, ठीक है। स्वदेशी है, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है। ये 2 चरणीय, अब इसमें पूछा जाएगा कितने चरणीय इसमें ईंधन है, तो 2 चरणीय ईंधन है और ठोस ईंधन है। रॉकेट प्रणाली का उपयोग करती है। इसे भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के लक्ष्यों को भेज सकती है और मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, जबकि भविष्य में इसे 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बनाना है। तो इसमें इनकी मारक क्षमता याद रखेंगे, किसने बनाया है ये याद रखेंगे, तो DRDO मारक क्षमता याद रखेंगे अभी की, और क्या है बस यह अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है जिसकी प्रारंभिक गति 10 मैक तक होती है। तो हाइपरसोनिक किसको कहते हैं, जिसकी गति 5 मैक से ज्यादा होती है, दैट इज हाइपरसोनिक, और औसत गति 5 मैक बनी रहती है और स्टार्टिंग गति 10 मैक है, ठीक है। जनसत्ता ने खबर छापी है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल, कौन सा सही नहीं है, और DRDO ने गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई है, तो महत्वपूर्ण है। हम दिखा रहे हैं कि आजा हमारे पास कट्टा है, तो हम दिखाएंगे ना कि महत्वपूर्ण है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में DRDO ने पहली बार लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया, बिल्कुल ठीक है। और ये एंटी शिप है, ये याद रखना। यह मिसाइल 2 चरणों वाले, 2 चरण का ठोस ईंधन है, उपयोग करती है और लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी भेजने में सक्षम है। नहीं, अभी कितना है, 1500, भविष्य में हम इसको बढ़ा के 3500 करेंगे, तो इसकी मारक क्षमता जरूर आप याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, केवल 2 है जो सही नहीं है। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, ऐसे मान के चलिए कि पेपर में धरा हुआ सवाल है, 5 स्टार में इस क्वेश्चन को दूंगा, और 5 स्टार जिस क्वेश्चन को मास्टर ने दे दिया, समझो वो पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है, संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। 1100 प्रशिक्षित आपदा मित्रों को 3 स्तरों पर आपदा प्रबंधन इनके रूप में तैयारी और प्रतिक्रिया के रूप में दिया गया है, और बहुत मतलब इन्होंने काम किया है उसके लिए। हाल ही में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके को व्यक्तिगत श्रेणी में, तो सीता अशोक सेलके है ना, और सुभाष चंद्र बोस, देखो सासा से नाम है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन और सीता अशोक सेलके है ना, तो इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन व्यक्तिगत श्रेणी में, और यहां भी सिक्किम है, सिक्किम का राज्य। अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगे, ऐसे करके गोला मार लेना अपने पास भी। इनको आपदा पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर घोषित किया जाता है, जिसमें संस्था को 51 लाख और व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। संस्था को 51 लाख और व्यक्ति को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण को सिक्किम में आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया मजबूत करने के लिए इसमें चुना गया। भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक सेलके, ये है भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक सेलके जी, 2024 में वायनाड केरल में भूस्खलन के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए चुना गया। मतलब आपदा प्रबंधन का कोई बेहतरीन एग्जाम्पल हो, आपदा प्रबंधन में कोई बहुत शानदार काम किया हुआ हो, उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो याद रखोगे 2019 में शुरू। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से एक मल्टी स्टेटमेंट सवाल बन सकता है, जिसमें संस्थागत श्रेणी पूछ ले, व्यक्तिगत उनको प्रदान की जाने वाली राशि पूछ ले, और कब शुरू किया गया, 2019 से, जो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। पीआईबी ने खबर प्रकाशित की और हमारे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम आपदा प्रबंधन को, वो लंबी चौड़ी भाषा लिखी है,
हाल ही में किसे संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और व्यक्तिगत श्रेणी में तो सेल के, अशोक सेल के, और आगे भी कुछ उनका नाम है, क्या है, हाँ, सीता अशोक सेल के। तो सा से याद रखोगे, दोनों सा वाले हैं, याद रह जाएंगे। ठीक है, चलिए 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के 70 कार्मिकों के लिए वीरता पुरस्कार मिला है ना, अशोक चक्र से, जिसमें सम्मानित होंगे शुभांशु शुक्ला जी, जो अभी आपके पूरे जो है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाके पूरी भारत की तरफ से एक हिस्ट्री गठित करके आए हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70 सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिनमें 6 को मरणोपरांत, मतलब मृत्यु के उपरांत शामिल है। अब इसमें से क्या, एक अशोक चक्र मिला है, अशोक चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, और अशोक चक्र किसको मिला है, शुभांशु शुक्ला जी को मिला है। आप इमेज देख पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी 3 कीर्ति चक्र मिले हैं, 13 शौर्य चक्र मिले हैं, है ना, टोटल 70 मिले हैं, 1 वार 2 सेना मेडल, 24 सेना पदक, और ये सब मिले हैं। इनमें से 16 मरणोपरांत, 6 मरणोपरांत है, ये जरूर याद रखना। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के मिशन के लिए भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, और ये जो अशोक चक्र है, ये शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। शांति काल में किसी ने ऐसा कुछ कार्य किया हो जो वीरता को दर्शाता हो, तो उसको दिया जाता है। युद्धकालीन अलग होता है। ठीक है, वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से उनको सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना के, अब ये वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है अशोक शुभांशु शुक्ला, 2025 में ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी हैं। मेजर हर्षदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सवाल क्या बनेगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70 सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की। बिल्कुल ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन, याद रखोगे, वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर हर्षदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह, कैप्टन बालकृष्ण नायर को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 3 कीर्ति चक्र दिए हैं, इनमें से सभी सही हैं, ये हमें बात याद रखनी है। आप इसमें से याद रखोगे, अशोक चक्र सेना का शांतिकालीन सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति ने दिया किसको, शुभांशु शुक्ला जी को, वायुसेना के कैप्टन हैं, यह बात आपको इसमें से याद रखनी है। मिलिट्री क्वांटम मिशन MQM पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये क्या है, देखो हाल ही में महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है व्हाट इज मिलिट्री क्वांटम मिशन, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान जी हैं इस समय, है ना, पहले बिपिन रावत जी थे। मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया है, ये सब लोग लिए खड़े हैं, ये है, यह नीति दस्तावेज भारतीय सशस्त्र बलों के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों को अपनाने का एक महत्वपूर्ण रोड मैप प्रस्तुत करती है। व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी छोटी छोटी चीजों से कैसे हम बड़े हथियार और इत्यादि चीजें बना सकते हैं, ये इसका उद्देश्य क्वांटम तकनीकों के लिए 4 स्तंभ और को तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना का एकीकृत करना है। 4 प्रमुख पिलर कौन से हैं इसके, यह ढांचा 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, क्वांटम संचार कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम सामग्री और उपकरण को इन पर फोकस करता है। PIB पे खबर छपी है, ध्यान रख लेना, बस सब सेनाओं के लिए है, सवाल संभवतः इससे नहीं बनेगा। ठीक है, रणनीतिक महत्व इसका दिया है कि क्या क्या मेंस में लिखने लायक मटेरियल है ये, सुरक्षित संचार हो सकेगा, बेहतर नेविगेशन हो सकेगा, हाई स्पीड कंप्यूटिंग हो सकेगी, नागरिक सैन्य सहयोग हो सकेगा और बहुत शानदार तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। सवाल क्या है, कौन सा सही नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना लॉन्च किया, CDS साहब ने लॉन्च किया, गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्वांटम तकनीकों के 4 सेंसरों को तीनों सेनाओं को एकीकृत करना है। दूसरा बिल्कुल सही हमसे पूछा है, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार के जो सवाल हैं, उन पे भी आप ध्यान देते चलेंगे, उनको भी फोकस करते चलेंगे, ताकि प्रश्न आपका, अब क्वांटम पॉलिसी फ्रेमवर्क पूछ ले आपसे किसने लॉन्च किया, तो मोटा मोटा आइडिया तो होना ही चाहिए ना। बाकी फैक्चुअल दृष्टि से ये सवाल एज इट इज तो पेपर में कम से कम नहीं आएगा। मतलब मैं ये नहीं कहता मैंने जो पढ़ा दिया उसी में से क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बताते हैं, आपको पढ़ने का तरीका बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। चलिए, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला, ये कुछ नया आइटम है, इसको भी देखते हैं। व्हाट इज दिस,
YN न्यूज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ द जीवन रक्षक पदक सीरीज अवार्ड 2025। ये जीवन रक्षक हैं, ये भी 2-3 तरह के मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति 2025 के जीवन रक्षा पुरस्कारों के तहत श्रृंखला के तहत 30 व्यक्तियों को, तो जीवन रक्षा पुरस्कार 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने को स्वीकृति दे दी है। 6 व्यक्तियों को सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक मिलेगा, 6 व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक मिलेगा और 18 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किए जाएंगे और इनमें से 6 को मरणोपरांत। जीवन रक्षा पदक पुरस्कार मिलता किसे है? भारत में जीवन रक्षक कार्यों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए सराहनीय मानवीय पहल और कार्य किए। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। 1961 में स्थापित, तो 1961 में स्थापित यह वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र श्रृंखला की शाखा के रूप में शुरू हुआ था। समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र हैं। अशोक चक्र जैसा है लेकिन वो सेना का है, लेकिन ये समाज के सभी वर्ग इसके पात्र हैं जीवन रक्षा पदक के, और कुछ को मरणोपरांत भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फैक्चुअल सवाल यहां से भी नहीं बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है 30 व्यक्तियों को, 6 जीवन रक्षा, 6 ये 18 ये जीवन पुरस्कार भारत में जीवन रक्षक कार्यों के लिए दिया जाता है। तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगली घटना, वार्षिक खाद्य एवं पेय स्रोत सम्मेलन गल्फ फूड 2026 आपसे पूछ लेगा कहां हुआ। नई टाइप का आइटम है। इंडिया एज कंट्री पार्टनर एट गल्फ फूड 2026 कहां पे है, क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। ये 4 स्टार सवाल है और 4 स्टार में भी इसका स्थान याद रखना कहां है। भारत ने विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय स्रोत सम्मेलन गल्फ फूड आपसे पूछेगा क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा खाद्य एवं पेय स्रोत सम्मेलन है। पहली बार भागीदार देश के रूप में भाग लिया, भागीदार देश के रूप में भाग लिया। हुआ कहां है? इसका उद्घाटन दुबई में 2 स्थानों पर हुआ, जो एक्सपो सिटी दुबई और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया। तो आप याद रखोगे गल्फ फूड जो है खाद्य और पेय पदार्थों का एक सम्मेलन है और दुबई में आयोजित हुआ है। तो नाम जरूर याद रख लो। बोले दुबई, बोले क्यों भाई, चलेंगे खाने पीने? चलो भाई दुबई चलते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। भारत की भागीदारी एक मील का पत्थर है, क्योंकि कुल 161 प्रदर्शकों ने भारत के कृषि खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन किया। 161 लोगों ने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन किया। भारतीय पवेलियन का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना हो गया है। यह भारतीय कृषि खाद्य निर्यात के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। यह भारतीय उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को भी दर्शाता है। गल्फ फूड दुबई में आयोजित एक वार्षिक है वैश्विक खाद्य और पेय सोर्सिंग इवेंट है। बस इतना ही याद रखना। गल्फ फूड 2026 नोट्स बनाओगे यही लिखना, कॉमा दुबई, कॉमा भारत एक भागीदार देश, ब्रैकेट में 161 लोग पार्टिसिपेंट। इसके सिवा कुछ नहीं। दुनिया भर से, मतलब 2 लाइन में पूरी घटना का नोट्स बन गया। और क्या चाहिए? मास्टर पढ़ा रहा है, सवाल करा रहा है, याद करा रहा है, साथ साथ नोट्स बना रहा है। तो मैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, 1 पेज से भी कम में पूरे हफ्ते की घटनाएं समेट रहा है। इसके सिवा चाहिए क्या? बच्चे की जान लोगे ना सर, हम तो पढ़ेंगे ही ना। पढ़ो और लोगों के साथ शेयर किया करो वीडियो। दुनिया भर से खाद्य उत्पादकों, निर्यातकों और खरीदारों को एक साथ ये लेके आता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में गल्फ फूड ने पहली बार भारत को अपने भागीदार देशों के रूप में शामिल किया। बिल्कुल ठीक है। और कहां हुआ है? दुबई में हुआ है। इस बात को भी आप याद रखोगे। गल्फ फूड विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार सम्मेलन है, जिसका आयोजन 26 से 30 जनवरी को नई दिल्ली में किया गया है। क्या? नहीं सर, दुबई में किया गया है। मास्टर जितना बताए उतना याद रख लो बस, और फिर देखना पेपर में कमाल, और फिर देखना अपने शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स के। भरोसा करके करो, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा जो सही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ये मिला है किनको? ये जो आपको दीदी दिख रही है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होंगी ग्राका माचेल, है ना। ग्राका माचेल क्या है? मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता। कहां की है? मोजाम्बिक की है। तो इंदिरा गांधी के समय क्या था? मौजा ही मौजा था सब। तो इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण शांति विकास पुरस्कार मौजा ही मौजा ना था सर, इमरजेंसी लगा के जेल में डाल दिए थे। मौजा ही मौजा याद रख लेना। मोजाम्बिक की कार्यकर्ता है। नाम क्या है? ग्राका माचेल। ग्राका
सबको डर था कि हमारा घाका कब हो जाएगा, हमें कौन कब निपटा देगा इंदिरा जी के समय, तो ग्राका माचेल याद रखोगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा घोषित 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन की अध्यक्षता वाली पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और कठिन परिस्थितियों में मानवीय कार्यों के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें चुना है। बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है मोजाम्बिक की, मोजा ही मोजा है, ग्राका है, कोई घाटा नहीं है, तो ग्राका मिचेल का नाम याद रखोगे। इसका नोट्स क्या बनेगा, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2026 डैश मोजाम्बिक डैश ग्राका माचेल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से, तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 1986 भी लिख लेना, प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास, मानवीय कल्याण में साधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों, संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। 25 लाख रुपया मिलता भाई, एक नगद ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र मिलता है। पहले मुझे लगता था कि हमारे यहाँ हिंदी में उनको शील्ड कहते थे कि भैया शील्ड ढूंढ लाए, शील्ड लिया स्कूल से जीत के। ट्रॉफी मुझे लगता है टॉफी क्यों देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट टॉफी, वही ट्रॉफी मतलब शील्ड है। ठीक है, तो ये है, आपको ये इसको ध्यान रखना है। तो इसका नोट्स भी मास्टर ने बता दिया, क्या बनेगा यही पूछा जाएगा। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा घोषित रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 अनाउंस बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो आप किसको लगाओगे, ग्राका मचेल या ग्राका मिशेल। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कहां की है, मोजाम्बिक की है। मोजाम्बिक कहां की कंट्री है सर, अफ्रीकन कंट्री है मोजाम्बिक। कितना गंदा राइटिंग मास्टर ने लिखा है, आनंद सा ही आ गया। ये छोटी सी सूचना आप सभी के लिए, यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रॉपर वीडियो कोर्स मिल जाए, आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े, वीडियो कोर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह मिल जाए और टाइम टाइम पर गाइडेंस भी मिलता रहे, तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आरओ की परीक्षा में लगातार हमने बेहतर प्रदर्शन किया है और इस बार का भी रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी हम आपके साथ साझा अवश्य करेंगे। बहुत कम फीस में आप जुड़ सकते हैं और डेली टेस्ट के सिवा 10 फुल लेंथ टेस्ट भी हम इसमें देंगे आपको। परीक्षा से पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे, तो आप चाहें तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से हम इसमें पढ़ा रहे हैं। वो बैच रिकॉर्डेड बैच है, शुरू हो चुका है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऑफिशियल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज आरओ एआरओ लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संबंधित पूरी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। अगली घटना देखते हैं, दैट इज विंग्स इंडिया 2026 है क्या, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम। अब एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है तो फेमस बात तो होगी ही, अपने आप में बड़ी घटना तो होगी ही, तो क्यों ना हम इसको भी कंप्लीट करते चले। अब देखो ये साइड में फोटो लगा हुआ है, 3 भाई साहब हैं, कौन कौन है, बेगुमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया, नाम से ही क्लियर है, डैश 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 गिव यू विंग्स ऐड आता है ना, तो वही, तो नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है विंग्स इंडिया। 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ। तो विंग्स है तो हैदराबाद को मैं हमेशा याद करता हूं, हैदराबाद मतलब डरा हुआ है, तो विंग्स इंडिया है, आदमी में पंख लगा दिए तो आदमी डरा हुआ रहेगा और बेगमपेट उसकी बेगम पीटेगी कि कहां चले उड़ते हुए, तो ऐसे ध्यान रख लेना। विंग्स इंडिया कार्यक्रम ये जो हुआ है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ है, इतना ही आपको याद रखना है, वैसे इसमें और कुछ कहानी नहीं। विमानन एयर शो श्रृंखला की शुरुआत 2008 में इंडिया एविएशन के रूप में हुई थी, जिसे बाद में विंग्स इंडिया के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। विंग्स इंडिया एक द्विवार्षिक, अब देखो ये द्विवार्षिक वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो हवाई अड्डों, एयरलाइनों, विनिर्माण, एमआरओ और लॉजिस्टिक्स सहित संपूर्ण विमानन मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। थीम क्या थी, भारतीय विमानन, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, डिजाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक, सुरक्षा से स्थिरता तक। देखो अगर इसकी थीम पूछेगा भी ना तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही थीम होगी जो इतनी बड़ी होगी, वरना एग्जामिनर क्यों इतनी मेहनत करेगा,
क्या जरूरत है उसको, तो इसको ध्यान रख लेना बस, है क्या मोटा मोटा, कहां हुआ है ये जरूर याद रखना। इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ही करेगा, और क्या भूमि मंत्रालय करेगा ना, उसके द्वारा किया गया, और हैदराबाद को स्थायी स्थल के रूप में नामांकित किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। हमारे यहां संख्यात्मक रूप से भी और अवसंरचनात्मक रूप से भी हमने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स डेवलप किए हैं। सवाल क्या बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद के बेगमपेट में अड्डे पर आयोजित किया गया। बिल्कुल ठीक है। इट इज द बाइनेलियल ग्लोबल सिविल, यह एक द्विवार्षिक वैश्विक नागरिक उड्डयन एविएशन एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कन्वर्जिंग द एंटायर रिलायंस क्या है, एंटायर द रिलायंस वैल्यू चेन इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स एंड लॉजिस्टिक। तो दूसरा बिल्कुल सही है, यह एक द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन है जो इन सबको कवर करता है। दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 1 और 2 दोनों। मतलब इतनी स्पीड में मैं आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कराता हूं, लाइक तो बनता है, और हाइप वाला बटन है तो हाइप भी दबा दिया करो। आप सब उसके लिए एलिजिबल हो, हाइप दबा दिया करो, अपने मित्र मंडली में साझा कर दिया करो। अच्छे कंटेंट तक पहुंच होना सबका हक है, ठीक है। चलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM नियम। अब देखो, ये अगर बढ़िया सवाल बनेगा ना, ये अवसान और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट से मैंने उठाया है, न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। अब आपसे बढ़िया सवाल अगर वो पूछेगा ना तो डब्बे के रंगों से पूछ लेगा, 4 स्ट्रीम सेग्रेगेशन फॉर सॉलिड वेस्ट सोर्स। अब देखो, हरा वाला क्या है, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, ड्राई मतलब सूखा कूड़ा जो है वो नीले में पड़ेगा, सैनिटरी वेस्ट जो है लाल में पड़ेगा, और स्पेशल केयर वेस्ट जो है काले डब्बे में पड़ेगा। तो आपसे रंग और उनके जो पढ़ने वाली चीजें उनमें क्या क्या डाला जा सकता है उसमें काम है। ये सवाल बढ़िया मैचिंग वाला सवाल यहां से बन सकता है। तो सैनिटरी आप ध्यान रखोगे, सैनिटरी सुई बुई ऑब्वियस है, उनमें खून वून लगा हुआ होता है तो लाल डब्बे में डाल दो, ऐसे ध्यान रख लेना। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लेंगे। इन नियमों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है, और ये 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। ये नियम शहरी और ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधिक प्रवर्तनीय और अनुपालन उन्मुख ढांचा प्रस्तुत करते हैं। इन नियमों के अनुसार अपशिष्ट उत्पादकों के लिए स्रोत पर ही अपशिष्ट को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना अनिवार्य है। जहां आपने कूड़ा शुरू किया वहीं से उनका डिवाइडेशन शुरू कर दीजिए। ठोस कचरे को स्रोत पर ही, गीले कचरे, सूखे कचरे, स्वास्थ्य संबंधी कचरे और विशेष देखभाल वाले कचरे में अलग करना है। अब गीला कचरा है तो किसमें, हरे डब्बे में, सूखा कचरा है तो किसमें, नीले डब्बे में, स्वच्छता संबंधी कचरा है तो किसमें, लाल डब्बे में सैनिटरी वाला, और विशेष देखभाल किसमें, काले डब्बे में। ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत में प्रतिवर्ष 620 लाख टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिससे लैंडफिल पर भारी दबाव पड़ता है। कचरा प्रबंधन में कितना बढ़िया डेटा लिखा हुआ है, इंट्रो लिखोगे इस डेटे को। अगर आपसे पूछे भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, हाल ही में किए गए सरकार के प्रयासों की चर्चा कीजिए, तो यह अधिनियम लिख दो, इसके बारे में 4 लाइनें लिख दो और इंट्रो शुरू करो। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष इतने लाख टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिससे लैंडफिल पर भारी दबाव पड़, ना सिर्फ लैंडफिल पर भारी दबाव पड़ता है, अपितु पर्यावरणीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। फिर जो नए सरकार के प्रयास हैं उनको लिख दो। शानदार है भाई, मजा है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इन क्लास को बनाने में, लेकिन आप लोग प्रमोट ही नहीं करते हो, क्या करूं। केंद्रीय पर्यावरण मतलब कष्ट होता है, ठीक है। चलो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मंजूरी दी है, ठीक है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए जाएंगे, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इन नियमों के अनुसार अपशिष्ट उत्पादकों को स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। तीनों सही हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट, 1 और 2, 3 श्रेणियों में नहीं ना, 4 है। पीछे भी हमने शायद, मुझे लग रहा 3 ही पढ़ लिया, 3 नहीं 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। ये 3 की जगह यहां 4 कर लेना, 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, और ये तीसरा फिर गलत हो जाएगा। कौन से सही है, 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, फिर गूगल डीप माइंड का अल्फा जीनोम AI टूल, ये क्या करेगा, महत्वपूर्ण बात है। वहां आपको डब्बे का कलर पीछे वाला जरूर याद रखना है, मैचिंग में बढ़िया सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, गूगल डीप माइंड्स पर्सनैलिटी एजेंट द AI रेवोल्यूशन इन ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज। अब ये क्या करेगा, गूगल डीप माइंड एक सॉफ्टवेयर है जो आपके चेहरे इत्यादि को देखकर आपके मस्तिष्क की गतिविधियों को पढ़ने में सक्षम है।
ने अल्फा जीनोम नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली का अनावरण किया है, जिसे डीएनए उत्परिवर्तन और जीन नियमन पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब डीएनए उत्परिवर्तन, डीएनए में कैसा परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उस सबकी मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है अल्फा जीनोम। एक अब अल्फा जीनोम आपसे पूछेगा किसका है, तो गूगल का, और गूगल में भी किसका, गूगल डीप माइंड का। इतनी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है जिसे डीएनए के अत्यंत लंबे हिस्से को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक बार में 10 लाख बेस पेयर तक विश्लेषण कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी क्षमताएं कैलकुलेशन वाली बहुत अधिक है ना, जिसे शोधकर्ताओं को यह देखने में मदद मिलती है कि सूक्ष्म आनुवंशिक उत्परिवर्तन जैविक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उन पर फर्क डालते हैं, है ना। और फिर इसके बाद यह मुख्य रूप से, ऊपर वाली हेडिंग को छोड़ दीजिए, यह मुख्य रूप से गैर कोडिंग डीएनए क्षेत्रों को लक्षित करता है। मानव जीनोम का लगभग 98% हिस्सा बनाते हैं मानव जीनोम। जीनोम बेसिकली क्या होता है, पूरे डीएनए का एक हम डेटा अगर क्रिएट करते हैं, दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। मानव जीनोम केवल 2% भाग ही सीधे प्रोटीन के लिए कोड करता है, जबकि शेष 98% भाग, जिसे डार्क डीएनए कहा जाता है, यह नियंत्रित करता है कि जीन कब, कहां और कैसे सक्रिय होते हैं और उनमें उत्परिवर्तन मतलब चेंजिंग कैसे होती है। इस बात को बहुत मतलब साइंटिफिक चीज है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है यहां पे अल्फा जीनोम किसने बनाया। देखो इसने यही गलत किया, अमेज़न ने नहीं बनाया है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इतनी ही याद रखनी है, अल्फा जीनोम को किसने डेवलप किया है, गूगल डीप माइंड ने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डीएनए का विश्लेषण ये सारी कहानी सही है, लेकिन अमेज़न की नहीं है, गूगल की है। कौन सा सही नहीं है, तो एक तो सही नहीं है। मुख्य रूप से गैर कोडिंग डीएनए क्षेत्रों को लक्षित करता है जो मानव जीनोम का इतना हिस्सा है। दूसरा बिल्कुल सही है, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, पहला तो बिल्कुल सही नहीं है। अगली महत्वपूर्ण घटना है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। ये क्या है, पीएम स्वनिधि एक स्कीम थी जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स इत्यादि थे उनको ऋण दिया जाता था। अब सरकार कह रही है कि हम आपको ऋण तो देंगे ही, और आप समय पर ऋण चुका दोगे तो हम आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देंगे, है ना। तो एक अपने आप में एक अच्छा प्रयास है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में, अब ये पूछा जाएगा किसने और कहां से, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ये जरूर लिखोगे, एक कार्यक्रम के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स और कार्ट ऑपरेटरों के लिए यूपीआई लिंक्ड ब्याज मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है। क्या आपको पैसे की जरूरत है तो आप ले लो और समय पे चुका देना और ब्याज भी नहीं देंगे। क्रेडिट कार्ड फर्स्ट लोन 15,000 ले सकते हो, फिर 25,000 अगर ये चुका दोगे तो 25,000 आपकी लिमिट हो जाएगी, ये चुका दोगे तो 50,000 आपकी लिमिट हो जाएगी। 7% इंटरेस्ट सब्सिडी बाय दी टाइमली रीपेमेंट, अगर आप समय से पुनः जो है पेमेंट कर देते हो, उस लोन को भर देते हो। तो सोचो क्रेडिट कार्ड जैसी चीज हम स्ट्रीट वेंडर्स को भी दे जाए ताकि उनको जो थोड़े बहुत पैसे की आवश्यकता पड़े उसके लिए उन्हें परेशान ना होना पड़े। स्ट्रीट वेंडर जिन्होंने अपने पहले 2 पीएम स्वनिधि ऋण चुका दिए हैं उन्हें मिलेगा, उनको इस कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है, मतलब जिसकी इंटीग्रिटी सही होगी उसको पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसमें 10,000 तक के क्रेडिट की सीमा मिलती है, जिसके बाद बढ़ाकर 30,000 किया जा सकेगा और यह 5 साल तक वैध रहता है। ठीक है, चलिए पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी, तो पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड आया है तो पीएम स्वनिधि दोबारा पूछी जा सकती है आपसे कब शुरू हुई, योजनाएं मैच करने में तो 2020। स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करने और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 तक की बिना गारंटी वाला ऋण, उसके बाद 20,000 और 50,000 तक का ऋण 7% सब्सिडी के साथ उपलब्ध है। तो नवीन डेटा ये है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीआईबी इसका स्रोत है। सवाल क्या बनेगा, सवाल आपसे बनेगा निम्न में से कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा गलत है। तो सवाल बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम से, तो याद रखोगे कहां से, बिल्कुल ठीक है ना। फिर वे स्ट्रीट वेंडर जिन्होंने अपने पहले 2 पीएम स्वनिधि ऋण चुका दिए हैं इस कार्ड को प्राप्त करने के पात्र हैं। फिर इनमें से 30,000 तक के क्रेडिट कार्ड की सीमा मिलती है, 30,000 नहीं है 10,000 है, और 10,000 से 10 के से 30 के उसको किया जा सकता है ना, पीछे भी हमने ये देखा 10 के से 30 के इसको किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 हो जाएगा जो इसमें सही नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो इस हिसाब से हम इसको देख लेंगे। ठीक, चलिए ये क्या है, द्वितीय बनारस साहित्य महोत्सव पुस्तक पुरस्कार
महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूपी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बनारस साहित्य महोत्सव ने द्वितीय बनारस साहित्य महोत्सव पुस्तक पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन को सम्मानित करते हैं, उनको दिए जाते हैं। ठीक है, किस किस भाषा में? अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं, मतलब सारी भारतीय भाषाएं हैं। लेखिका और जयपुर साहित्य महोत्सव की सह संस्थापक नमिता गोखले को भारतीय साहित्य और कहानी कहने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जनवरी 2026 में आयोजित बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपसे अलग से भी पूछ सकता है किसको मिला, बनारस साहित्य महोत्सव के साथ कनेक्ट करके भी पूछा जा सकता है ना। तो लेखिका का नाम ध्यान रखोगे आप, नमिता गोखले। नमिता गोखले भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कैसे याद रखोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, नमिता मतलब नाम तो है भाई, नमिता भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट नाम तो है उनका, नमिता गोखले, ऐसे ध्यान रख लेना। वे अपने पहले उपन्यास पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन के लिए जानी जाती हैं, जिसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, क्लासिकल उपन्यास माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर हिंदी साहित्य में नमिता कालिया ने दूरस्थ दाम्पत्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार जीता है। हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो यहां ममता कालिया है और इनका उपन्यास का नाम क्या है? दूरस्थ दाम्पत्य। कवि उदयन वाजपेयी को पागल गणितज्ञ की कविताओं के लिए कबीर पुरस्कार मिला है। तो पागल गणितज्ञ की कविताएं है ना, तो कबीरदास भी कैसे थे? ऐसे ही अल्हड़ टाइप के थे ना, कुछ भी बढ़िया सा डायलॉग मार देते थे, दर्शन की बात कर देते थे उसी में। तो पागल गणितज्ञ की कविताएं, तो ऐसे ध्यान रख लेना। नॉन फिक्शन के लिए राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार दुख की दुनिया भीतर है, जो सुशील जी को दिया गया है। अब देखो नॉन फिक्शन के लिए राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार है। अब ये आपसे मैचिंग का अच्छा सवाल बन सकता है, कौन सा मैच किस में है, क्या है। तो ये सब पुरस्कारों के नाम मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड, तो भारतेंदु क्या है? नाम था, बड़ा नाम है। फिर हिंदी दूरस्थ दाम्पत्य ममता कालिया जी को प्रेमचंद पुरस्कार। अगर प्रेम भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद में कंफ्यूज मत होना, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये प्रेमचंद है। तो ममता कालिया, तो भाई अगर किसी में ममता होगी तो प्रेम तो हो ही जाएगा, तो प्रेमचंद वाला ममता, और दाम्पत्य में प्रेम होता है, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना। पागल गणितज्ञ की कविताएं कबीर पुरस्कार है, तो कबीरदास जी उसी फक्कर श्रेणी के कवि थे। राहुल सांकृत्यायन दुख की वो अपने भीतर है, तो राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार दुख की दुनिया भीतर है, सुशील जी को मिला है, इसको भी ध्यान रख लेना। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रह जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे बनारस लिटरेचर लिट फेस्ट, अच्छा शॉर्ट में लिख दिया है, लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? नामी चीज है भाई। नमिता गोखले को आप याद रखोगे, नमिता। ममता कालिया को कौन सा मिला है? दाम्पत्य उनका जो वो है उसके लिए, है ना, वो पुरस्कार मिला है। राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार उसको मिला है, दुख की दुनिया भीतर है, सुशील उनके राइटर हैं, है ना। तो ये भी बातें आप ध्यान रखोगे। अगले पे चलते हैं। केरल आधिकारिक राजकीय सूक्ष्म जीवित घोषित किया है। केरल ने आधिकारिक राजकीय सूक्ष्म जीव सामान्यतया किसी स्टेट का नहीं है, केरल पहला ऐसा बन गया है जिसने राजकीय सूक्ष्म जीव भी अपना घोषित किया है। क्या? केरल आधिकारिक तौर पर बैसिलस स्टोबिल्स को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, बैसिलस सबटिलिस मतलब सबसे टसल ले लिया इसने, बोले मैंने सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया, अब सारे करेंगे। तो बैसिलस वैसे ही ले ली, सबटिलिस सबसे टसल ले ली, को अपना राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है। इसी के साथ केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य सूक्ष्म जीव को घोषित किया है। आपको कुछ नहीं लिखना है, केरल आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित, देश मार के इसका नाम लिख देना, और फर्स्ट ऐसा स्टेट है, बस इतनी बात याद रखनी है। बैसिलस सबटिलिस एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी, किण्वित खाद और मानव आंत में पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली भी पाया जा रहा है, हमारी आंत में भी पाया जा रहा है। आंत के स्वास्थ्य में सुधार, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब पॉजिटिव जो है सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यह जीवाणु अपने बीजाणु निर्माण की क्षमता के लिए जाना जाता है जो इस चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाता है। यह लचीलापन इसके फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि प्रणालियों में अत्यंत मूल्यवान बनाता है। आपको ये सब कथा कहानी याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल नाम। तो आप ये ध्यान रखना, बैसिलस सबटिलिस सबसे बेसी टसल ले ली इसने, क्यों? क्योंकि इसने अपना राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया। किसने? केरल ने। तो इस बात को ध्यान रखना। प्रोबायोटिक जो शब्द है वो जीवित सूक्ष्म जीवों को संदर्भित करता है जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करते हैं। कौन सा कथन सही है?
Recently, Kerala officially declared Bacillus subtilis as a state microorganism. बिल्कुल ठीक है। तो ये और ये दो चीजें आप याद रखोगे। केरला has become the first state in the country to officially declare its state microorganism. ये भी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच करेगा विश्व स्तर पर 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 केंद्र स्थापित। ये क्या बला है? अब देखो, इसमें तुम्हें क्या याद रखना है? विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF क्या करेगा? 4 वैश्विक स्तर के चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो ऐसे जगह होंगी उनको नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमें याद रखना है? विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्री 4.0 के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। कितने हैं? 5। और यहां क्या लिखा है? हाँ, 5 ही लिखा है। ठीक है, जिनमें से एक केंद्र कहां होगा? भारत के आंध्र प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। अब आपको यह जरूर याद रखना है भारत में कहां किया जाएगा। तो भारत के आंध्र प्रदेश में। यह केंद्र फ्रांस में होगा, एक पेरिस में, यूके लंदन में होगा, UAE अबू धाबी में 2 केंद्र होंगे और भारत के आंध्र प्रदेश में 1 केंद्र होगा। पांचों ने याद कर सको तो कम से कम भारत वाला याद रखना कहां होगा? आंध्र प्रदेश में। शॉर्ट नोट्स में ये पूरी लाइन लिखना। इसके साथ ही मुंबई तेलंगाना के बाद यह भारत में तीसरा ऐसा केंद्र होगा, क्योंकि अब ये चौथी औद्योगिक क्रांति के वो स्थापित हो रहे हैं। उससे पहले तेलंगाना और मुंबई में ये हैं। ये केंद्र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक 4 IR नेटवर्क का हिस्सा है, जो उभरती प्रौद्योगिकी के लिए नीतिगत ढांचा, पायलट प्रोजेक्ट और समाधान विकसित करने के लिए सरकारों, व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। मतलब पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे हम जो औद्योगिक क्रांति के लिए, मतलब पूरा एक बड़ा औद्योगिक हब हमने बना देंगे। तो आंध्र प्रदेश में, भारत में बनेगा। 5 वैश्विक स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। चौथी क्रांति, औद्योगिक क्रांति 4 के वो, और कौन करेगा स्थापित? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इतनी बात आपको याद रखनी है। चौथी औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्वास द्वारा 2017 में किया गया। इतना डीप सवाल नहीं जाएगा किसने किया। ठीक है, कौन सा सही है? विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। याद रखना, WEF है, विश्व आर्थिक मंच है, और कोई होगा तो गलत हो जाएगा। भारत के कर्नाटक में स्थापित होगा क्या? भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। मुंबई और तेलंगाना के बाद तीसरा ऐसा केंद्र होगा। यह बात सही है। कौन से सही है? 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। माफ कीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ बीसा ने किया डिजिटल जलवायु एटलस का शुभारंभ। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, देखो मैं इसीलिए घटना करा रहा हूं, प्रश्न बता रहा हूं कि इनके पूछे जाने की संभावना है, प्रश्न भी करा रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करो, है ना, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। इस प्रयास को करने में मेहनत लगती है, आउटपुट मुझे उतना नहीं मिलेगा तो मेरा मन भी डाउनग्रेड होता है कि यार क्यों करनी है इतनी मेहनत, है ना। चलो तो ध्यान रखो, इसमें पूछा यह जाएगा कि किसने किया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है दिल्ली और बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा ने जनवरी 2026 में डिजिटल जलवायु एटलस जारी किया है। अब डिजिटल जलवायु एटलस जारी करने का क्या फायदा होगा कि हम उस प्रकार की नीतियां बना पाएंगे, कृषि प्रौद्योगिकी को क्षेत्र आधारित प्रयोग कर पाएंगे। ये सब मेंस में लिखने का मटेरियल है। इस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया प्लेटफॉर्म 15 फसलों 6 पशुधन प्रजातियों के लिए स्थान विशिष्ट उच्च रेजोल्यूशन जलवायु जोखिम मानचित्रण प्रदान करता है और यह प्लेटफॉर्म विशिष्ट स्थानों, फसलों, पशुधन के अनुरूप प्रासंगिक और अनुकूलन रणनीतियां बनाने प्रदान किया जाता है। किसान को बताया जा सकेगा कि अगली बार तुम कौन सी फसल करो तो तुम्हें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यह दक्षिण एशिया के लिए एक क्षेत्रीय एटलस का पहल का हिस्सा है जिसमें छोटे गांव, किसानों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए जलवायु विज्ञान को अनुकूल कार्यों के साथ एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। एग्रीकल्चर में कैसे टेक्नोलॉजिकल यूज हो सकता है, आप ये एग्जांपल दे सकते हो जो ICAR ने नया डिजिटल जलवायु एटलस बनाया है। ठीक, आपसे यही पूछेगा किसने बनाया है।
कौन सा सही नहीं है। यहां तो मैं आपको एक्सट्रीम सवाल दे देता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बुरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा ने डिजिटल क्लाइमेट एटलस का शुभारंभ किया है ना, ACASA, ये ध्यान रख लेना। यह उच्च रेजोल्यूशन पर 15 फसलों, याद रखना, और 6 पशुधन प्रजाति, ये डेटा है, इसको ध्यान रखना। 15 और 6 मतलब 15 फसलों के लिए वो होगा और 6 पशुधन प्रजातियों के लिए जलवायु जोखिम का मानचित्रण करता है और स्थान विशिष्ट अनुकूलन होने प्रदान करता है ना। हाई रेजोल्यूशन एंड प्रोवाइड्स लोकेशन स्पेसिफिक एडेप्टेशन ऑप्शन, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डी, एक मिनट, हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो डी होगा। देखो, नहीं लगाने के बाद भी गलत कर दिया, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखोगे क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही नहीं है अगर पूछा है। आगे चलते हैं। नोवाक जोकोविच ने 400वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत हासिल करी। नोवाक जोकोविच, आपको यह याद रखना है कि किस देश के हैं, क्या खेलते हैं, ये सब बात है, ठीक है। तो ये रहे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी ओपन एरा में। नोवाक जोकोविच ने 430 मैच खेल लिए हैं, सार्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है, और 400वीं ग्रैंड स्लैम मैच की जीत हासिल कर ली है। दिग्गज टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एकल में 400 मैच जीतने वाले टेनिस इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बात है टेनिस के लिए। नोवाक जोकोविच सार्बिया के हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच। यह उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में हासिल किया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 26 किसने जीता, ये भी आप बता दोगे, नोवाक जोकोविच ने जीता है। 400वीं ग्रैंड स्लैम की जीत है, पूछी ही जाती है। नोवाक जोकोविच कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस मैच की जीत के साथ वह तीनों ग्रैंड स्लैम सतहों पर 100 या उससे अधिक मैच जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। हाई कोर्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ग्रास कोर्ट, अच्छा ये दिया है कौन कौन से कोर्ट होते हैं। हार्ड कोर्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, यूएस ओपन दोनों में हार्ड कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है विंबलडन में, और क्ले कोर्ट होता है फ्रेंच में। मतलब कोर्ट का नीचे का घास का मैदान होगा कि क्ले का मैदान होगा, ये कभी सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन अच्छा सवाल बन सकता है। तो कैसे याद रखोगे, हार्ड कोर्ट, दोनों हार्ड वाले स्टेट हैं, कौन कौन से, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, दोनों हार्ड हैं। फिर ग्रास कोर्ट क्या है, विंबलडन। तो विंबलडन क्या है, बड़े बड़े डंबलों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसी जगह करोगे जहां डंबल गिरे तो दिक्कत ना हो, तो ग्रास कोर्ट है। ध्यान रखने के लिए, ऐसा होता कुछ नहीं है। फिर क्ले कोर्ट, क्ले माने रेते का कोर्ट, तो फ्रेंच, फ्रेंच मतलब ये बिल्कुल फ्रैंक है, बोले हम घास घास का कोर्ट नहीं बनाएंगे, हम क्ले का कोर्ट बनाएंगे। आज तक पूछा नहीं गया है सवाल, लेकिन अच्छा सवाल बन सकता है। वह टेनिस के इतिहास में इस मुकाम तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने, रोजर फेडरर जिन्होंने 369 जीतें हासिल की हैं, और राफेल नडाल जिन्होंने 314 जीत हासिल की हैं, जैसे अन्य उल्लेखनीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। कौन, नोवाक जोकोविच। बोले नो वॉक, कोई भी मेरे बराबर वॉक नहीं कर सकता। 400 मैंने मैच जीत लिए हैं, और किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीत के मैंने ये 400 जीतने वाला मुकाम अपने नाम किया है। जोकोविच का नाम सबसे अधिक ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 खिताब जीतने का। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी बोले हल्की फल्की नहीं, 10 बार जीती भाई, तारे भाई ने 10 बार जीती है। जोबाक ने 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, जो पुरुष टेनिस में सबसे अधिक है। मतलब सारे मिला लें, विंबलडन, यूएस, ऑस्ट्रेलियन ओपन सब मिलाकर 24 जीते हैं। 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन भाई ने अकेले ने जीते हैं। सार्बिया के भैया जी हैं, इनका नाम याद रखोगे। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एकल मैचों में 400 जीत हासिल करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, जो पुरुष में सबसे ज्यादा हैं। तो टोटल अभी तक 24 जीते हैं, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है। जोकोविच आल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स विद 10, बिल्कुल ठीक है। 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन भी उन्होंने जीते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे करेक्ट हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कैसे पे होता है, दोनों हार्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, या दोनों ऐसे याद रख लेना, जो कंट्री वाले नाम हैं दोनों, फ्रेंच को मत कंफ्यूज करना। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हार्ड है, तो वो हार्ड कोर्ट पे होते हैं। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, तो एक पुरस्कार है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे महत्वपूर्ण भी साल भर में बहुत सारे पुरस्कार आते हैं, लेकिन ध्यान रख लेंगे। हाल ही में भारत के प्रख्यात जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पूर्व कर्मचारी डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को प्रतिष्ठित वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार डैश चंद्रकांत लहरिया डैश चिकित्सक, ठीक है, सम्मानित किया गया, जो जन नीति और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले शोध के लिए दिया जाता है। वे अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं, तो इसलिए भाई ये महत्वपूर्ण है। फिर वाइली कभी हमारे को किसी को मिला ही नहीं है, इसलिए हमें ध्यान में भी नहीं है कि वाइली हीरोज पुरस्कार जैसा भी कुछ होता है, तो आप ध्यान रखना पहले है। डॉक्टर लहरिया का शोध टीकाकरण कवरेज, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने वाली सशर्त नगद हस्तांतरण योजनाओं जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है। तो जो मातृ और शिशु सुधार में नगद हस्तांतरण वाली जो योजनाएं हैं उनके लिए डॉक्टर लहरिया साहब को ये मिला है वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो इनका नाम जरूर आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, उनके काम ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को प्रभावित किया है, जिससे टीकाकरण कवरेज को विस्तार करने और लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को दिशा देने में मदद मिली है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, पेशे से चिकित्सक है ये याद रखना है, चंद्रकांत लहरिया जी का नाम याद रखना है, बाइली पुरस्कार ध्यान रखना है, बाइली, ठीक है। तो चंद्रकांता ऐसी नहीं लग रही बाई बाई जैसा, मतलब अदरवाइज नहीं लेना है, याद करने के लिए तो ध्यान रह जाएगा, ठीक है। चलो, हाल ही में प्रतिष्ठित वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? दैट इज डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए ये एक छोटी सी सूचना आपके लिए, यदि आप समीक्षा अधिकारी 2026-27 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डिकोड एग्जाम के अभ्युदय बैच से जुड़ सकते हैं। हम बहुत शानदार तरीके से न सिर्फ पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, अपितु हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आपको वीडियो क्लासेस भी देते हैं, जो न सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ाती हैं बल्कि प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका भी बताती हैं। पूरा भूगोल विषय मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी पूरी हिंदी इत्यादि की कक्षाओं की सुविधा आपके लिए है। आप चाहें तो उन्हें अभी से साथ में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो परीक्षा के निकट आने में पढ़ें, आप उनको शानदार तरीके से पढ़ के अपना लाभ ले सकते हैं। निरंतर आपके एसेज, हिंदी, मेंस का कुछ भी लिखोगे तो वो कॉपी चेक होकर आपको प्राप्त होती रहती है। मतलब प्रीलिम्स और मेंस समग्र रूप से अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आरओ परीक्षाओं में तो कम से कम हम स्पेशलिटी हासिल है, हमने उस परीक्षा को नजदीक से देखा है, लगातार रिजल्ट दिए हैं संस्थान ने, तो आप आंख बंद करके भी इस बैच पर भरोसा कर सकते हैं। और आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो जो ऑफिशियल नंबर है उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों नंबरों में से किसी पर भी आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको और अधिक जानकारी, फीस स्ट्रक्चर इत्यादि मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज इत्यादि भी इसी बैच में इंक्लूड है, ठीक है। चलिए, इंडिया एनर्जी वीक 2026 27 से 30 जनवरी गोवा में हुआ है, तो आपको यह याद रखना है कहां, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण, मतलब 3 पहले हो चुके हैं, है ना। 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया, जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोवा में किया गया। तो इंडिया एनर्जी वीक, एनर्जी गिव्स यू विंग्स, और विंग्स पा जाओगे तो तुम कहां जाओगे? सर गोवा जाने का मन है, तो एनर्जी होगी तो गोवा चले जाएंगे, तो एनर्जी वीक गोवा से याद रहेगा। इसकी थीम विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना है। इंडिया एनर्जी वीक भारत का प्रमुख वैश्विक ऊर्जा मंच है। अच्छा, भारत का है, जो सरकार के नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाता है। यह आयोजन भारत की वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, किफायती और टिकाऊ तक पहुंच, समावेशी विकास को जोड़ देता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, इंडिया एनर्जी वीक जो 2026 हुआ, कहां हुआ? गोवा, बस। इंडिया एनर्जी वीक अब एक अंतरराष्ट्रीय मंच बन चुका है जो ऊर्जा संवाद को कार्यवाही में बदलने, नवाचार को लागू करने और साझेदारी को बढ़ावा देने का काम करता है। मेंस में अगर आएगा कि भारत किस प्रकार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, ना सिर्फ पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है, तो फिर आप ये सब डायलॉग बाजी लिखोगे, ठीक है। चलिए, मैं प्रीलिम्स नहीं पढ़ते, मतलब विद्यार्थी लोग, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेंस पढ़ाने खड़ा हो जाऊंगा तो पता लगेगा कि यूट्यूब पे फिर तो बस यही रहेगा कि मेहनत बहुत ज्यादा, आउटपुट बहुत कम। इस कार्यक्रम में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधियों ने, आपको पता है मेंस कोई क्यों नहीं पढ़ा था? इसीलिए नहीं पढ़ा था, धैर्य चाहिए उसके लिए। 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने अपनी कुल स्थापित, आप पूरी वीडियो बहुत, मतलब आप ही लोग नहीं देखते हो, एग्जाम आएगा तो फिर देखोगे आप, मास्टर अब ये भी करा दो, अब ये भी करा दो, अब ये भी करा दो। मास्टर शुरुआत से करंट अफेयर पढ़ा ना जी, यो ना देख पाएंगे जी हम, है ना। चलो, भारत ने अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़कर 144 गीगावाट हो गई है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह या एनर्जी सप्ताह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया। एनर्जी वीक भारत की प्रमुख वैश्विक ऊर्जा मंच है, ये ध्यान रखना, भारत का वैश्विक ऊर्जा मंच है, हमने शुरू किया है, जो सरकार के नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों, निवेशकों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाता है। ये भी सही है, एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही हमसे पूछा है। आगे चलते हैं। पंचायत सहायता और संदेश चैट बॉक्स लॉन्च क्या है?
क्या है क्या नाम है इसका? पंचम पंचायत असिस्टेंस फॉर मैसेजिंग चैटबॉट। यह एक व्हाट्सएप आधारित संचार और निर्णय सहायता मंच है। पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को योजनाओं के अपडेट, सर्वे, प्रशिक्षण सामग्री और मंत्रालय से आधिकारिक सूचनाएं सीधे प्राप्त होंगी। पंचायत नागरिकों को पंचायत सेवा से जुड़ी जानकारी और सेवाएं, मार्गदर्शन। अब आप ई गवर्नेंस में, शासन में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में क्या इसको नहीं लिख सकते हो? गवर्नेंस वाले में पंचायत में एक एग्जांपल दे दो रिसेंट का, स्थानीय स्वशासन में कैसे ई गवर्नेंस लागू किया जाए, क्या आप पंचायतम का एग्जांपल नहीं दे सकते हो? 2-3 लाइन है उसके बारे में नहीं लिख सकते हो? ऐसे ही मेंस लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचम पंचायत सहायता और संदेश चैट बॉक्स लॉन्च किया है। तो किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। यह एक डिजिटल टूल है जिसमें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अब वो पूछ लेगा किसके सहयोग से, तो तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से हमने डेवलप किया है, यूनिसेफ के उससे डेवलप किया है। यह पहली बार भारत सरकार और देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों के बीच सीधा डिजिटल संवाद कायम करेगा। यह अग्रणी एआई पहल केंद्र सरकार, अब एआई आ जाए तब भी इसे लिखोगे क्योंकि चैटबॉट अपने आप में एआई है, तब भी आप इस एग्जांपल को डाल सकते हो। यह अग्रणी एआई पहल केंद्र सरकार और 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच अपनी तरह का पहला प्रत्यक्ष दो तरफा डिजिटल सेतु आरंभ करता है, उसको स्थापित करता है। पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रमुख डिजिटल पहल है। कौन सा सही नहीं है? हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचम चैट बॉक्स लॉन्च किया है, सही है। यह एक डिजिटल टूल है जिसे नीति आयोग के सहयोग से विकसित किया गया है, क्या? नहीं, यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है और पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। याद रखोगे, ऐसे में नीति आयोग ही लगाएगा साथ में और तुम सही कराओगे, ध्यान रखना। यह भारत सरकार और देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधियों पंचायत को डिजिटल संपर्क स्थापित करता है। दूसरा गलत हो जाएगा, हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। लंकुंडी में खुदाई के दौरान नव पाषाणकालीन अवशेष मिले, तो ऐसे स्थल आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे अगर घटना बढ़ेगी तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहां है ये पूछ लो, यूपीएससी पूछती है। हाल ही में चर्चा में रहा लंकुंडी नवा पाषाणकालीन स्थल किस राज्य में है? तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, चलो। हाल ही में कर्नाटक के गडक जिले में, तो कर्नाटक में है, तो नाटक कर रहे हो क्या? नव पाषाणकालीन स्थल खोल रहे हो? खोलेंगे जी, हम तो खोजेंगे। के जिले के लकुंडी गांव में, तो लकुंडी याद रखोगे, कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास हुई खुदाई में नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इन खोजों से प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक के निरंतर मानव निवास की पुष्टि होती है, मतलब निरंतरता थी इस स्थल में, जिससे यह दक्षिण भारत की दुर्लभ बहुस्तरीय विरासत बस्तियों में से एक बन गई है। इन खोजों ने इस क्षेत्र को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को और मजबूत किया है। ऐतिहासिक रूप से इसे 100 मंदिरों और कुओं का गांव के रूप में जाना जाता है। अच्छा, लकुंडी जो गांव है कर्नाटक का, उसको हम बात कर रहे हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाए। 100 मंदिरों 100 मंदिरों 100 कुओं का गांव के नाम से भी ये आसपास के क्षेत्र में फेमस है। यह शहर 11वीं-12वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है, जहां इसकी तुलना इंद्र के पौराणिक नगर अमरावती से की गई है। अब ये लकुंडी गांव लिख रहे हैं, मतलब अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। 100 अगर किसी शहर में मंदिर हैं और 100 कुएं हैं तो क्या वो गांव होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, मतलब अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता हमारे दिमागों में हावी है। ठीक है, स्वत्व का बोध ही ना है हमें, हम चाहते हैं अच्छा गोरा देखा तो फोटो खिंचा लो उसके साथ, अरे यो ही लूट के ले गए भाई तुमको। ठीक है, चलो। यह शहर 11वीं-12वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है, जहां इसकी तुलना इंद्र के पौराणिक नगर अमरावती से की गई है। चालुक्य, यादव और होयसोल जैसे प्रमुख दक्कन राजवंशों शासनकाल में लकुंडी शहर लिखूंगा मैं, लकुंडी शहर समृद्ध हुआ करता था। यहां एक टंकसाल की उपस्थिति इसके महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में भूमिका को दर्शाती है। टकसाल भी है, तम गांव कह रहे हो, गुस्सा नहीं आएगा। लकुंडी का संदेश 11वीं शताब्दी की एक प्रमुख जैन परोपकारी रानी अति माबे से था, जिन्होंने जैन बस्तियों, मंदिरों, कुओं और शैक्षणिक संस्थानों के रूप में इसे प्रायोजित किया था। तो लकुंडी गांव नवपाषाणकालीन स्थल खोजा गया है, हाल ही में कर्नाटक में है। इतनी बात आपको याद रखनी है, 3 लाइन है बस। हाल ही में तमिलनाडु के गडक जिले में है क्या? तमिलनाडु में है क्या? सर नाटक करवा रहे थे आप, तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट है गलत। पास में ही मंदिर है वीरभद्रेश्वर मंदिर, तो इसको भी ध्यान रख लोगे। लकुंडी गांव का उल्लेख 11वीं-12वीं शताब्दी के अभिलेखों में मिलता है और इसकी तुलना इंद्र के पौराणिक नगर अमरावती से की जाती है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें क्या है, कौन सा सही है? केवल 2 हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं।
77वां गणतंत्र दिवस, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, सरकार ने हाल ही में नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं कि अब राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, प्रॉपर गाया जाएगा, 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा। तो इसका टाइम लिमिट आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना। 150 वर्ष की थीम के साथ मनाया गया। संस्कृति मंत्रालय की ये थीम वो है, त्वम ही दुर्गा दस प्रहर धारणीम कमला कमल दल बिहारणी, है ना, ये उसकी लाइंस हैं वंदे मातरम गीत की। हाल ही में 77वां गणतंत्र दिवस वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय रक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय एजेंसी के परामर्श से तय किया गया। तो रक्षा, अब देखो कौन तय कर रहा है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से तय किया गया। गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, वंदे मातरम के 150 वर्ष। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वान डोर लियन गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। तो ये याद रखोगे, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष दोनों अलग अलग हैं, है ना। उसके अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन, ये दोनों गणतंत्र दिवस की परेड के अतिथि थे। तो आपसे पूछा जा सकता है दोनों का नाम, एंटोनियो कोस्टा और ये बड़ा सा नाम। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के प्रमुख आयोजनों में निम्नलिखित शामिल हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत कुल 30 झांकियां, आपको पता है कि झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर आधारित थी। अब अगर कहीं कला संस्कृति आ जाए, अब कहीं समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, अगर तुमने ये टैग लिख दिया, कहीं भी इकोनॉमिक बूस्टिंग में लिख दिया, मतलब कहीं भी भारत प्रथम की बात हो रही है तो आपने लिख दिया समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत 2047 तक। सोचो कितना शानदार कंक्लूडिंग वर्ड्स है, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। इस वर्ष में परेड में पहली बार भारतीय सेना द्वारा बैटल एरे प्रारूप का प्रदर्शन भी किया गया, ये एक अलग प्रकार की चीज है। कर्तव्य पथ पर आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुति में लगभग 2500 कलाकारों ने इसमें भाग लिया। अब हम आगे देखेंगे किस किस को भी पुरस्कार मिले। वंदे आयोजन थीम के साथ किया गया, ठीक है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वान डेर लियन गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि थे। दोनों ठीक है, सही हमसे पूछा है। 77वें गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय 2 मुख्य विषयों पर केंद्रित था, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारी तरफ से सही आंसर हो जाएगा। अगली घटना, फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का विधेयक। बच्चों पे सोशल मीडिया का बहुत नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि सोशल मीडिया उनको उसी तरह से गाइड कर लेती है, उनको अपने में झोंक लेती है ना। तो फ्रांस ने यह किया है कि अब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगेगा। फ्रांस में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती है, ठीक है ना। यद्यपि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध तो होंगे, समाज के हित में होंगे, लोग के हित में होंगे और अंततः आपके हित में होंगे, ठीक है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर नाबालिग के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, हाई स्कूलों में मोबाइल फोन को सीमित करने वाला एक विधेयक पारित किया है। आपसे पूछेगा हाल ही में किसने किया, तो इस देश का नाम याद रखोगे, फ्रांस। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को कानूनी मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य नाबालिगों को ऑनलाइन बदमाशी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और अस्वास्थ्यकर डिजिटल आदतों से बचाना है। इस नियम को लागू करने के लिए उम्र सत्यापन के उपाय भी किए गए हैं कि कैसे मानोगे 15 का चाचा हो गए। सोर्स द हिंदू है खबर का, तो महत्वपूर्ण है। सवाल वही बनेगा, किसने लंबाई चौड़ी बात, हाल ही में किस देश ने, नेशनल असेंबली ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य इन सब की रक्षा के लिए 15 साल से ऊपर के बच्चों पर नीचे के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया सोशल मीडिया, फ्रांस। नाम याद रखोगे स्टेट का, बस इतना ही है। Recently, the National Assembly of which country passed a bill banning the use of social media for minors below the 15 years of the age to protect their mental health for children? That is France. Option number A. ठीक है, चलिए। उत्तराखंड के हिमालयी जंगलों में मिला नया मशरूम प्रजाति। यूपीएससी ने एक बार मशरूम की प्रजाति से सवाल पूछा है, तो इसलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के हिमालय में नई वैज्ञानिक खोज, क्या हुआ है? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के ढाकुरी क्षेत्र में 2600 मीटर से अधिक, मजा तभी इस क्लास का है जब आप क्लास सुन रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स हाथ के हाथ बना रहे हो। तुम देखोगे कि एक पेज में पूरा हफ्ता मास्टर ने घुसेड़ के रख दिया, कवर करा दिया। अब तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, एग्जाम से पहले इनको बार बार जब भी मन करे तब देखते रहना, और एक एग्जाम से पहले वाली वार्षिकी पढ़ लेना, आनंदम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शीतोष्ण ओक जंगलों में हेमिलेसीनम इंडिकम नामक मशरूम की, अब देखो ये क्या है, अब पूछेगा हेमिलेसीनम इंडिकम क्या है, तुम कहोगे जी बाबा जी का
डैश 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 है, वो कहेगा नहीं, हेमिलेसिनम इंडिकम एक मशरूम है, मशरूम की नई प्रजाति की खोज की है। यह भारत में हेमिलेसिनम वंश का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। यह खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कुछ नहीं पूछेगा किसने की है ना, ये पूछेगा कहां की है, तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में की है। हेमिलेसिनम इंडिकम क्या है, मशरूम की प्रजाति है। मशरूम ओक यानी बांज के पेड़ों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है। बेहतरीन जानकारी, यूपीएससी के फेवरेट डायलॉग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए, यह ओक के पेड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है जो मिट्टी और वन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदू में ऐसी खबरें छपती रहती हैं, हम पकड़ के आपके लिए उनको लाते रहते हैं कि ए दीदी कहां चली, हमारे बच्चों को सवाल तो कराती जाओ, हमारे साथियों को। हिमाचल प्रदेश के बागेश्वर क्या हिमाचल प्रदेश है क्या भाइयों, हिमाचल प्रदेश है क्या? ठीक है, मोदी जी पूछते ना ऐसा हुआ है ना, तो पब्लिक कहती है जी, तो ये गलत है, नहीं है। यह भारत में हेमिले वंश का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है, तो ऐसा स्टेटमेंट हमने पढ़ा। तो क्या सही नहीं है, केवल एक हो जाएगा जो इसमें से सही नहीं है। और हेमिलेसिनम इंडिकम क्या है, मशरूम है, हिमालय के जंगलों से मिली है, ओक के पेड़ के साथ सहजीवी संबंध इसका जड़ों के साथ पाया जाता है। शानदार, आगे चलते हैं। 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा किस किस के मध्य हुआ है, इसको देख लेते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, इसको बोलते हैं आईटीबीपी, और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में कहा, तो स्थान जरूर याद रखोगे, अरुणाचल प्रदेश में 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा का सफल आयोजन किया। यह भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी कर्मियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इस पहल का उद्देश्य तोपखानों की प्रक्रियाओं और फायरिंग अभ्यासों से गैर तोपखाने कर्मियों को परिचित कराकर अंतर सेना समन्वय को बढ़ावा देना है और भविष्य के युद्ध क्षेत्र के साथ एकीकृत क्षमताओं को बढ़ाना है। तो आपको ध्यान रखना है, अग्नि परीक्षा कहां हुआ, अरुणाचल में। किस किस का हुआ, तिब्बत, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी और भारतीय सेना के मध्य हुआ, तो ये सही हो जाएगा। सवाल क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस सक्सेसफुली कंडक्टेड ए 6-day ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। नाम याद रखोगे, किस किस के बीच हुआ है ये याद रखोगे। द इनिशिएटिव वाज एम्ड टू एनहेंसिंग द इंटर सर्विस कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन बाय फेमिलाइजिंग नॉन आर्टिलरी पर्सन विद द आर्टिलरी प्रोसेस एंड फिरिंग एक्सरसाइज, तो बिल्कुल सही है कि जो बाहर के कर्मचारी हैं उनको आंतरिक चीजों से परिचय कराया जा सके। पहल का उद्देश्य तोपखाने की प्रक्रियाओं और फायरिंग अभ्यासों से गैर तोपखाने कर्मियों को परिचित कराया जा सके। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी या सही आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों को पुरस्कार और झांकियों, जो उनको पुरस्कार मिले हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये महाराष्ट्र की झांकी है, ये केरल की झांकी है, जम्मू कश्मीर की झांकी है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियों की घोषणा कर दी गई है। कौन कौन है, तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को परेड के दौरान सटीकता, अनुशासन और समग्र, देखो एक होती है थल सेना, एक जल सेना, एक नौसेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये थल सेना वाली होती है भारतीय नौसेना, इसको बोलते हैं। समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का सम्मान मिला। दिल्ली पुलिस है ना, वो ऐड आता था ना, दिल्ली पुलिस, तो ये वही वाली दिल्ली पुलिस है, ठीक है। चलो, राज्यों और, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्यों और केंद्र शासित, अगर आपसे सशस्त्र पुलिस और अन्य सहायक पुलिसों में पूछ ले तो दिल्ली पुलिस। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में महाराष्ट्र ने अपनी झांकी गणेश उत्सवा आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये महाराष्ट्र की झांकी है, गणेश उत्सवा आत्मनिर्भरता का प्रतीक, तो याद रखोगे झांकी का नाम, राज्य का नाम, दोनों याद रखोगे। महाराष्ट्र की नंबर 1 झांकी है, सवाल पूछा जा सकता है। राज्य मतलब हाल के अगर शुरू के 4-5 महीनों में कोई पेपर होगा बिफोर जून, तो उसमें जरूर पूछा जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी श्रेणी में जम्मू कश्मीर ने दूसरा पुरस्कार जीता और केरल ने तीसरा पुरस्कार जीता, तो ये तीनों की है, केरल, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने दूसरा, केरल ने तीसरा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकप्रिय पसंद श्रेणी में गुजरात ने स्वदेशी आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय पर आधारित अपनी झांकी के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। किसमें, लोकप्रिय पसंद श्रेणी में गुजरात वाला रहा, ठीक है। उसके बाद यूपी रहा, बुंदेलखंड की संस्कृति, और राजस्थान का रेगिस्तान, ये तीसरे नंबर पर रहा। तो ये हमें याद रखने हैं।
पब्लिक पसंद की श्रेणी में गुजरात है, वैसे महाराष्ट्र है, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का उसमें है नंबर 1 पे, और सेना और इत्यादि इन सब में कौन है, दिल्ली पुलिस। ठीक है, चलिए सवाल क्या बनेगा, तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को परेड की सटीकता अनुशासन के लिए दिया गया। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र की झांकी पहले नंबर पर रही, बिल्कुल ठीक है। कौन सा सही नहीं है हमसे पूछा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकप्रिय पसंद में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा, पहले पे नहीं, तो तीसरा हो जाएगा जो इसमें से सही नहीं है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4-5 सवाल और हैं, खत्म करते हैं। भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया। जीवित जड़ पुल क्या होते हैं, ये देखो, पेड़ों की जड़ों को बांधकर ऐसे पुल बनाए जाते हैं। तो ये कहां है, लिविंग रूट ब्रिजेस इनको बोलते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं। तो आपसे स्टेट भी पूछ सकता है, संभवतया तो नॉर्थ ईस्ट में मिलते ही है, लेकिन मेघालय में काफी मात्रा में है। हाल ही में भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुल, मतलब पेड़ों की जीवित जड़ों से पुल बनाए जाते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया है। जीवित जड़ पुलों को स्थानीय रूप से जिंकियंगजिरी या ल्यू चिराई के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम अजीब से हैं, लेकिन ध्यान रख लेना भाई, हमारे लिए अजीब है, उनके लिए हमारे नाम अजीब होते हैं। उसमें क्या है, जिंकियंगजिरी या ल्यू चिराई के नाम से जाना जाता है। यह स्वदेशी समुदायों द्वारा निर्मित जैव इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृतियां हैं। मतलब बायो टेक्नोलॉजी का, नॉट बायो टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, जैव इंजीनियरिंग। ठीक है, इन पुलों की लंबाई 15 फीट से लेकर 250 फीट तक होती है। कैन यू इमेजिन, 250 फुट का पुल। ठीक है, और ये कई शताब्दियों से टिके रहते हैं। इन पुलों को फिक्स स्थालिका, रबर अंजीर का पेड़, भारतीय रबर का पेड़ की हवाई जड़ों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है, रबर अंजीर की जड़ से बनाया जाता है। फिक्स स्थालिका, ये है, बिल्कुल देखो ना, दिख रहा है ना एकदम पुल सा। यह नामांकित सांस्कृतिक परिदृश्य खासी और जयंती पहाड़ियों तक फैला हुआ है, खासी और जयंती पहाड़ियों तक है, और सदियों से स्वदेशी खासी और जयंती समुदायों द्वारा विकसित संरक्षित उल्लेखनीय जीवंत परंपरा है। तो परंपरा कैसे संरक्षित की जाती है, उनको यहां से सीखना चाहिए। यह लोगों को प्रकृति, विश्वास और प्रणालियों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है कि कैसे नेचर के साथ हमने अपना कोऑर्डिनेशन बैठा रखा है, जो पारंपरिक भूमि प्रबंधन प्रथाओं, सामुदायिक शासन और टिकाऊ पारिस्थितिकी संरक्षण के माध्यम से एक माध्यम व्यक्त होता है कि कैसे ये मनुष्य और पर्यावरण का संबंध है, अन्योन्य आश्रित, कैसे हमने उसको बना रखा है। अच्छा, तो बढ़िया है। आपसे पूछा जा सकता है कहां है, मेघालय याद रखोगे। हाल ही में भारत ने नागालैंड के जीवित जड़ पुल है क्या, मेघालय के, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जीवित जड़ पुलों को स्थानीय रूप से जिंकिंग जी या ल्यू चौराई के नाम से जाना जाता है। स्टेटमेंट 2 हो जाएगा जो सही है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। बांग्लादेश को भगा दिया गया। क्या चल ले इधर को, यो बांग्लादेश वाले हैं, यो स्कॉटलैंड है। अभी हुआ है, चल रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, अभी देखेंगे उसमें आगे क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि आईसीसी में इसकी जगह ये शामिल किया जाएगा। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बहुत सारा कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये याद रखना बस, किसकी जगह कौन शामिल कर दिया गया। हालांकि अभी तो जीत हार वाले महत्वपूर्ण खबरें हो जाएंगी, तो ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। फिर भी बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आ गया था। ठीक है, चलिए, ये यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स अगर आप चाहते हैं डिकोड एग्जाम के साथ तैयारी करना, आप चाहते हैं कि यूपीपीसीएस की परीक्षा प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी हम इसकी करें किसी संस्थान के साथ, तो आप डिकोड एग्जाम पे भरोसा कर सकते हैं। हम इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास प्लस पीडीएफ नोट्स ये सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ, इंटरव्यू तक हम आपका साथ नहीं छोड़ते। आप प्रीलिम्स पास करके आइए, मेंस तो हम उंगली पकड़ के आपको कराएंगे ही। उंगली पकड़ने का मतलब है कि हम आपको पूरा गाइडेंस देते हैं। तो आप बहुत शानदार तरीके से, विश्वास के तरीके से हम पे ट्रस्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लंबा समय है अभी इस बार की यूपीपीसीएस 26 की परीक्षा में। शानदार तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और हाँ, इस बैच की एक विशेषता और है, इंटरव्यू में अगर आप यहां से जाएंगे तो आपको पूरा आपका फीस रिफंड हो जाएगा। 2026 के शुरुआती कुछ 500 विद्यार्थियों के लिए इसकी फीस 5 या 6,000 रुपए है। 6,000 रुपए है। आप चाहें तो ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं, क्या ये स्लॉट फुल हो चुका है या अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, मोदी जी इस समय एकदम फुल फॉर्म में है आजकल। ठीक है, हमने किया है, क्या है, इससे मेंस में सवाल बनेगा एफटीए से इस बार, क्योंकि लगातार हम बहुत एफटीए कर रहे हैं। मेंस में सवाल अच्छा बन सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्या पूछा जा सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, जो औपचारिक रूप से 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ, वैश्विक व्यापार कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। राजनीतिक नेताओं द्वारा अक्सर सभी समझौतों की जननी के रूप में वर्णित यह, कह रहा ना, मदर ऑफ ऑल
एग्रीमेंट्स ऐसे इसको बोला जा रहा है। वर्णित समझौता दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र का एक निर्माण करता है, क्योंकि दोनों के पास उपभोक्ता बहुत है, इसलिए अपने आप में बड़ा व्यापार समझौता है जो लगभग 2 अरब लोगों को कवर करता है। समझ लो, 2 अरब मतलब 200 करोड़ लोग। ठीक है, इस मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से भारत अब यूरोपीय संघ के खुले बाजारों, पूर्व अनुमानशीलता, समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध विश्वसनीय साझेदारों के रूप में स्थापित हो गए हैं दोनों। इसी के साथ भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी पहली सुरक्षा रक्षा साझेदारी की घोषणा की है, जो समुद्री सुरक्षा, संयुक्त नौसेना अभ्यास, आतंकवाद विरोधी अभियान, साइबर और हाइब्रिड। सोचो, जिन लोगों ने हम पे शासन किया वो हमारे साथ पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो सवाल क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देख लेते हैं। रिसेंटली ए हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज क्या है, हाँ, कंक्लूडेड बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल ठीक है। अलोंग विद दिस इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आल्सो अनाउंस their फर्स्ट सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप SDP, ये भी सही है, सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी हमने उनके साथ की है, और FTA तो किया ही किया है। दोनों बातें आप याद रखोगे। हालांकि इसमें सवाल तो क्या ही बनेगा, किसके साथ किया है, तो बहुत बेसिक सवाल हो जाएगा, फिर भी ध्यान रखना है। दुर्लभ लाल रक्त ऑरोरा गतिविधि ये कहां मिली है, जो लद्दाख की हेनले प्रयोगशाला है वहां ये देखने को मिला है। ये रेड कलर का आसमान, जैसे 2 प्रकार के ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रिस नाम की घटनाएं उत्तरी ध्रुव और क्रमशः दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलती है, वैसे ये लाल रक्त ऑरोरा गतिविधि मिली है। लद्दाख के जो हानले डार्क स्काई रिजर्व है, मतलब यहां से रात को क्लियर व्यू आता है स्काई का, इसीलिए फेमस है, जानी जाती है। भारतीय खगोल वेधशाला में ऑल स्काई कैमरे द्वारा एक दुर्लभ लाल रक्त ऑरोरा गतिविधि कैच की गई है, ऐसा रेड आकाश दिख रहा है। हानले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के, तो ये हानले डार्क स्काई रिजर्व चर्चा में आ गया, तो पूछा जा सकता है कहां है, आप याद रखोगे लद्दाख में है। ठीक है, सुदूर चांगथांग क्षेत्र में 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कहां, ये लगातार चर्चा में रहता है, चाहे चांगथांग हो चाहे हानले हो, तो ये पूछे जा सकते हैं। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व है, कोई भी आओ सबके लिए खुला है, जो हानले स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला के आसपास केंद्रित है। इस अभ्यारण्य का उद्देश्य प्रकाश प्रदूषण को कम करना है। डार्क स्काई रिजर्व है, यहां कोई लाइट्स इत्यादि नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल व्यू में आप इनको देख सकते हो, ताकि प्रकाश प्रदूषण ना हो और आसमान का क्लियर व्यू आए। हाल ही में भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO ने हानले डार्क स्काई रिजर्व में एक दुर्लभ लाल रक्त ऑरोरा गतिविधि को कैच किया है, बिल्कुल ठीक बात है। हानले डार्क स्काई रिजर्व जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें से जो सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल, NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना, तो जो लोग न्यू पेंशन स्कीम ले रहे हैं NPS, उनके लिए एक अलग से स्वास्थ्य योजना सरकार ने PFRDA ने लॉन्च की है। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने पायलट आधार पर, अभी प्रॉपर शुरू नहीं की है पूरे देश में, पायलट परियोजना का मतलब होता है टेस्टिंग मूड में हम उसको थोड़ी जगह शुरू करें। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य NPS सब्सक्राइबर्स को पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है, जिससे उनके बुढ़ापे में वित्तीय और चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है, बशर्ते उसके पास NPS के अंतर्गत एक कॉमन स्कीम खाता हो। 40 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहक सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों को छोड़कर अपने कॉमन स्कीम के माध्यम से इसका अंशदान का 30% स्थानांतरित कर सकते हैं, सरकार भी देगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण खबर ऐसी नहीं है। ठीक है, चलिए 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपसे पूछा जा सकता है कहां आयोजित हुआ, और पिछली उसमें भी हमने पढ़ा था, वो रामालैया करके एक नाम था, उनको जो है इसमें पुरस्कार मिला था। इसको देख लेते हैं, दोबारा घटना चर्चाओं में आई है तो महत्वपूर्ण ही होगी। 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अब अजंता एलोरा है तो कहां आयोजित होगा, ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि गुफाएं ये यही हैं, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। यह फेस्टिवल सूचना संचार प्रसारण मंत्रालय महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज संगीतकार और पद्म विभूषण, हमने देखा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, इस बार 5 पद्म विभूषण मिले हैं, 13 पद्म भूषण मिले हैं और 113 पद्मश्री मिले हैं। क्लास का सबसे पहली चीज यही थी। सम्मानित इलैया राजा को प्रतिष्ठित पद्मपानी पुरस्कार मिला है ना, पद्मपानी पुरस्कार, इलैया राजा संगीतज्ञ है, हमने पिछली क्लास में भी, पिछले वीक वाले में भी देखा था। पद्मपानी पुरस्कार अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने सिनेमा और संबंधित कलाओं में असाधारण और स्थायी योगदान दिया है। तो
कहां आयोजित हुआ है, ये स्टेट याद रखोगे, महाराष्ट्र में इलैया राजा को पद्म पाणि पुरस्कार दिया है, हमने पिछली क्लास में भी देखा है ना। तो वही सवाल है 11वां अजंता एलोरा, विच स्टेट इज होस्टिंग द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF 2026, दैट इज कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दैट इज महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। संभवतः लास्ट खबर, माया बंदर और एक स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह को मंजूरी। अब आपसे पूछेगा कहां बना है, यह महत्वपूर्ण है ना। 4 स्टार घटना इसको मानो, माया बंदर स्मार्ट बंदरगाह को, है ना। शॉर्ट नोट बना रहे हो तो लिखना, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने मत्स्य विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर एक स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह, तो भारत का पहला ऐसा स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह है, अंडमान निकोबार में है। माया बंदर, अंडमान निकोबार, याद रखोगे, बंदर और निकोबार दोनों सेम साउंड है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लगभग 199.24 करोड़ मतलब 200 करोड़ से अनुमानित है और 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता ही इसको मिलेगी। वैसे भी अंडमान निकोबार यूटी है तो केंद्र को ही करना पड़ेगा। ब्लू पोर्ट पहल, नीले, दैट इज नॉट नीला पोर्ट कहें, ब्लू पोर्ट ही ज्यादा सही शब्द है। ब्लू पोर्ट पहल के अनुरूप विकसित स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह में नवीनतम तकनीक और IoT सक्षम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT सक्षम प्रणालियों द्वारा समर्थित सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं भी शामिल होंगी। व्हाट इज IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कि आप चारों तरफ से ऐसी चीजों से जुड़े हुए हो जो सेंसर बेस काम कर रही हो। आपने आंख दिखाई तो कुछ ऑन हो गया, आपने आंख बंद की तो कुछ ऑफ हो गया, आप गए तो डोर ओपन हो गया, आप गए तो डोर क्लोज हो गया। आजकल ऐसी भी सुविधाएं हैं कि आप घर से बाहर जाएंगे ऑटोमेटिक सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह बंदरगाह सतत मत्स्य प्रबंधन, बढ़ी हुई मछली हैंडलिंग क्षमता, बेहतर परिचालन सुविधा, ऊर्जा कुशल प्रणालियों और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी को एकीकृत करता है। तो हमें यहां से क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसा बंदरगाह कौन सा है, माया बंदरगाह, अंडमान निकोबार में पहला मत्स्य बंदरगाह के रूप में उसे मंजूरी दी है। हाल ही में सवाल भी भाई पूछेगा, रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज हार्बर। तो अभी प्रपोज्ड है ना, वेयर विल इट बी डेवलप्ड, कहां किया जाएगा, दैट इज अंडमान और निकोबार। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा माया बंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक और रह गया क्या, अच्छा लास्ट एक और रह गया है। साबरमती में भारत की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG और डीजल आधारित दोहरे इंजन वाली डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेन का शुभारंभ किया गया। ये आप देख सकते हो, भारत की पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्लू डीमू ट्रेन है ना, तो ये ट्रेन है। अब डीजल और दोनों चीजें हैं इसमें, डीजल और नेचुरल गैस LNG सतत रेल पहलों के अंतर्गत भारतीय रेल ने अहमदाबाद के साबरमती में, तो जगह याद जरूर रखोगे, शॉर्ट नोट लिख रहे हो तो जरूर लिखोगे। साबरमती में भारत की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल आधारित दोहरे इंजन वाली डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेन का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के में 2 1400 हॉर्स पावर वाली DMU कारों को डीजल और LNG के दोहरे ईंधन सिस्टम से बदल दिया गया है। इसमें 40% तक डीजल की जगह LNG का इस्तेमाल सम्मिलित हो गया है। कोई लिक्विफाइड नेचुरल गैस दैट इज LNG। इस इनोवेशन से रेल संचालन में साफ ऊर्जा का प्रयोग बढ़ेगा, उत्सर्जन में कमी आएगी। ऑब्वियस है, डीजल ज्यादा पर्यावरणीय हानिकारक चीजें छोड़ता है कंपैरेटिव टू LNG। कहां से शुरू किया गया, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद रीजन, और अहमदाबाद में भी साबरमती आप याद रखोगे, साबरमती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG एंड डीजल बेस्ड डुअल फ्यूल डीजल मल्टीपल यूनिट DMU ट्रेन वाज लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज, दैट इज अहमदाबाद, और डिटेल में पूछे तो साबरमती। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। लंबा आज का सेशन मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास का तो नहीं हुआ होगा, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का हुआ होगा। हमने शानदार तरीके से पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स, तो आप किसी भी हफ्ते में पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को सजेशन दीजिए कि करंट अफेयर्स देखो, इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे शानदार तरीके से भी हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इस साल की हमारी ये 4थी क्लास है, जनवरी से हमने शुरू किया है ना। तो आज जनवरी महीना पूरा खत्म कर लिया है। जनवरी महीने के आपके पास बढ़िया सवाल, यानी 35 चौक 7 दूनी 14, 140 बड़ी घटनाएं आपने जनवरी में पढ़नी। इसके सिवा फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो
तो 2-4 पेज में आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए होंगे। मास्टर से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो ये सोशल मीडिया हैंडल है। इंस्टाग्राम पे @shivam_shv27, टेलीग्राम पे @shivam_shv27, इनको आप सर्च करोगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। वहां जाके आप मुझे मैसेज को मतलब कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपकी समस्या है लिख के भेज सकते हो। जब भी फ्री होता हूं तो मैं आपको इस पर रिप्लाई देता हूं। फेसबुक पे मेरा अकाउंट इस नाम से है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी पहलों को अपने दोस्तों के साथ भी साझा किया करो कि भाई देखो पढ़ाई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।